पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी आए दिन केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में हरियाणा में मोर्टेलिटी रेट जो थी सबसे कम थी और रिकवरी रेट देश के हिसाब से सबसे ज्यादा थी, लेकिन आजकल पिछले जो 1-2 महीने में रिकवरी रेट जो है वो काफी कम हुई है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज की बात करें तो करीब 3900 एक्टिव केस हो चुके हैं और 276 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा मेरे साथ इस पे बात करने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं। इनसे बात करेंगे कोरोना संकट को कैसे टैकल करना चाहिए और साथ में हरियाणा की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है बड़ौदा विधानसभा जो उपचुनाव होना उसको लेके। हुड्डा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। सर, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो मोर्टेलिटी रेट थी काफ़ी कम थी पंजाब के मुकाबले, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में रिकॉर्ड नंबर में केसेस बढ़ रहे हैं। करीब 400 केस जो है हर रोज़ बढ़ रहे हैं हरियाणा में। क्या लगता है कहाँ चूक हो गई है? देखिए, अभी तो टेस्टिंग नहीं कर दिया गया है। जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए, कितने मतलब पॉजिटिव हैं, कितना संक्रमण बढ़ रहा है, उसका तो पैमाना तो एक ही है। टेस्टिंग करनी तो पता नहीं लगता, और टेस्टिंग हो तो शुरू में ही पकड़ा में आ जाए तो मोर्टेलिटी रेट घट जाएगा। वो एक ही रास्ता है, टेस्टिंग बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और शुरू में ही जो हो उसको क्वारंटीन करना है, आइसोलेशन में जाना है शुरू में ही। जब केस एक्यूट हो जाता है फिर कुछ भी काम नहीं करता है। हालांकि कोई दवाई इसकी निकली नहीं है, लेकिन शुरू में जैसे पैरासीटामोल है, और आपके आराम करें स्टीम लेने से, काढ़ा पीने से, हल्दी में दूध पीने से नहीं मिल जाता है। और ये दवाई भी आई हुई है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो जापान की जो आई हुई है वो हो, और भी निकाल रहे हैं दवाई, तो उसका भी शुरू में जो है असर होता है। केस बिगड़ने के बाद इन दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता। वैक्सीन निकली नहीं है अभी, तो उसका एक ही रास्ता है संक्रमण से लड़ने के लिए, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, और जो शुरू में ही पकड़ में उसका इलाज शुरू। सर, शुरुआत में हमने देखा हरियाणा सरकार जो है वो लगातार ये दावा कर रही थी कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में मोर्टेलिटी रेट तो कम है ही है, केस भी काफ़ी कम है। अब क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा 400-400 केस एक दिन में लगातार आ रहे हैं। देखिए, ये तो जब पता लगे आपको, जितनी और टेस्टिंग बढ़ाएंगे और कहते हैं संक्रमण फैलता रहेगा, संक्रमण तो फैलेगा, फैल रहा है, अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। और लेकिन बात यह है, आज सरकार क्या कर सकती है? संक्रमण फैलने से प्रयास किए जा सकते हैं, खाली एक सरकार नहीं, सबको उसमें सबकी जिम्मेवारी है, पक्ष विपक्ष, लोग खुद। लेकिन जब फैलता है तो उसका रास्ता, उसकी कम से कम उसमें मृत्यु हो, कैजुअलिटी सब कम से कम हो, तो उसका रास्ता तो एक है, टेस्टिंग करो, पता लग जाएगा, शुरू में ही तो पकड़ो, इलाज करो। सरकार को सर 9 महीने हो गए हैं अभी हरियाणा सरकार को, किस तरह आप आंकलन करते हैं सरकार के कामकाज का? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जो दूसरी बार सरकार आई और जो विकास रह गया था उसको पूरा करने वाले। कौन सा विकास किया? ही कुछ नहीं, ना पहला किया ना अब किया। इसके आपके सामने देख रहे हैं भाई, सरकार ने एक काम किया, इन्होंने कर्जा बढ़ाने का काम किया है, और करप्शन चरम सीमा पे है, क्राइम बेहद। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं जो क्राइम को रोकने वाले हैं। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, किसान को बहुत दबा दिया गया है, सिर्फ जो है इकोनॉमिक फासिज्म चला दिया। मतलब डीजल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सस्ता है, यहाँ महंगा है, और किसान का जो है अब धान की बिजाई का है, एक ड्रम पे 4-4 हज़ार रुपये बढ़ गए, तो कितनी कॉस्ट बढ़ गई। जबकि अब धान की जो MSP अनाउंस की, उसमें इजाफा किया 29 पैसे प्रति किलो। और आप देखो डीजल का भाव देखो, आप खाद का भाव देखो, आप पेस्टिसाइड्स का भाव देखो, और ये कोरोना की वजह से जो प्रवासी मजदूर चले गए, आज उसका रेट देखो, मजदूरी का रेट देखो। अगर उसकी बिजाई के अगर 1,500 रुपये फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ प्रति एकड़ लगता, तो 2,500-3,000 मजदूरी लगती है। तो हर हिसाब से हर वर्ग परेशान है। जो शहरी तबका है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं या दिहाड़ीदार हैं,
कोई बाल बनाने की दुकान खोल रहा है, कोई जूता बनाने की खोल रहा है, कोई कारपेंटर है, सब बेरोजगार हो गए। अच्छा, आजकल आप जिक्र करते हैं 5C और एक CM कि हरियाणा के लिए वो घातक है, ये क्या फॉर्मूला बनाया आपने? नहीं, 5C तो मतलब पूरे कोरोना तो पूरी दुनिया में कहर मचाए हुए है। कोरोना है, फिर आपका चाइना है। चाइना हमारे देश के रोज़ चालाकियाँ करता है, और आपके करप्शन है, कास्टिज्म है, क्राइम है, ये जो है ना बहुत हरियाणा बहुत परेशान है इनसे। और एक CM भी बोल रहे हैं। CM की तो है ही, CM जब कोई मजबूत कदम नहीं ले रहे तो जिम्मेदारी तो CM की होती है। अच्छा सर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया है किसानों को लेके, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो MSP है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। इसको आप हरियाणा सर जो कांग्रेस है उसको कैसे देखती है? हमने देखा कि पंजाब कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और स्पेशल सेशन बुलाने की बात की जा रही है कि सेशन बुला के इसको इस पर चर्चा की जाए और सेंट्रल सरकार को लिखा जाए कि हम ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। देखिए, पंजाब हरियाणा में जो ये ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये दुधारू तलवार साबित होगी। ये किसानों का लाभ होगा ऐसा मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मैंने पूरा स्टडी नहीं किया। पूरा स्टडी करके बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेरा भी तजुर्बा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी टर्म कंडीशन क्या है, अब उसकी क्वालिटी क्या है, कौन उसमें आर्बिटर है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अब बहुत किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली और उस चीज़ का भाव गिर गया, तो कोई ना कोई लकूना निकाल के कैंसिल कर देगा, किसान वहीं पिट जाएगा। और कोर्ट में जा नहीं सकता, फिर किसान कोर्ट में जाने की पाबंदी लगा दी, SDM डिप्टी कमिश्नर फैसला करेंगे, वो आर्बिटर हो गए। तो ये मतलब इसमें काफ़ी लैकुना है। ये लगता नहीं मेरे को किसान के लिए बहुत लाभदायक हो, ख़ास तौर पर क्योंकि मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हरियाणा पंजाब में, एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम से किसान भी खुश है, जो आड़ती वो भी खुश है, और समय पेमेंट मिल जाती है और सही मिल जाती है पेमेंट किसान को। तो ऐसा काम इसमें थोड़े दिक्कत आने वाली है। अभी मैं पूरा देख के फिर बताऊंगा आपको, लेकिन मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि आप एकदम ये कहें वे किसानों के हित का है, ये मैं मान नहीं चाहता। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि MSP जो है उसको जारी रखेंगे, लेकिन किसानों को रिलीफ देने के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं। वो कह रहे हैं MSP हम नहीं उठाएंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? भाई आप देखें नहीं, अब पहले जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो स्टोरेज था उसकी लिमिट फिक्स थी, उसकी तो लिमिट रही नहीं। इसका मतलब जो मोनोपोलीज क्रिएट हो जाएंगी, जो धन्नाड हैं वही अपना जब स्टोर कर लेंगे, किसान से सस्ता खरीद लेंगे और बाद में महंगा बेच देंगे, जैसा अब हो रहा है। तो ये जो है ये इसमें किसान का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। और ये दुधारू तलवार मैं कह सकता हूँ, दिखावे में दिखाए भाई किसान की ये करेंगे। अब किसान का कहाँ, उसकी कहाँ इन्वेस्टमेंट है? अभी जो सिस्टम है उसके पास आड़ती बैठा है, वो मदद कर देता है, बैंक भी हैं, और जिस प्रकार से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो किसान के पास तो कुछ बच रहा ही नहीं। यानी कि छोटा किसान जो है उसके लिए नुकसानदायक है। देखिए, किसान का अगर भला करना है, ये कोई फार्मूले काम करने वाले नहीं है। वो एक ही रास्ता है कि स्वामीनाथन का जो है जो कमीशन की रिकमेंडेशन है, मेरी वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन है, उसमें मैं चेयरमैन था उसका, उसको लागू कर दिया जाए। खेती को लाभदायक जब तक नहीं बनाओगे आप, किसान की तकलीफ ख़त्म नहीं होगी। और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि जो स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट थी कि किसान की आमदन दुगनी करनी है, उसी को लेके ये पहला स्टेप है। और कोशिश ये होगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी उससे किसानों को फ़ायदा होगा। जैसे इजराइल में 6 लेयर टेक्निक से खेती कर रहे हैं, उनका कहना कि बड़ी कंपनी आएगी तो वो उसी टेक्निक से ज़्यादा पैदावार होगी, आमदन बढ़ेगी। इजराइल का क्या मुकाबला कर सकते हो आप? इजराइल तो छोटा सा देश है,
छोटा सा देश है, मैं गया हुआ हूँ इसराइल। इसराइल की तो हम लेके भी आए, ठीक है, उनकी टेक्निकली वो साउंड है, लेकिन इनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी ये समझ में नहीं आया मेरे को। स्वामीनाथन का दुगनी का नहीं है, स्वामीनाथन का है बेसिक फार्मूला, जितनी लागत है। अब वो कहते हैं, अब मैं कह रहा डीजल इतना बढ़ गया, लागत अगर आप करोगे जितनी लागत बढ़ा लो, डीजल बढ़ा लो, खाद बढ़ा लो जितना बढ़ा, लेकिन किसान को जितनी लागत है जो वहाँ 50% उसको मिलना चाहिए, MSP वो होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई है। और वायदा था इनका भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा में भी वायदा था, केंद्र में भी वायदा था, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, सरकार दावा कर रही है कि 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो किसानों की बेहतरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और किसानों को जो सहायक धंधे होते हैं जैसे मुर्गी पालन हो गया या मछली पालन हो गया, उसके लिए हम पैसा देंगे ताकि किसान की जो खेती के साथ आमदन जो है वो दुगनी से ज़्यादा हो। ये स्कीम पहले की चली हुई है, इसमें बड़ी धांधली हुई है। जैसे मान लो पोल्ट्री के लिए कोई भी बैंक जो है उसके लिए फिक्स्ड है कि इतना पैसा एग्रीकल्चर के लिए आपको एडवांस का नेशनलाइज बैंक जितने हो, उसमें पोल्ट्री भी है। पोल्ट्री का क्या छोटे किसान को नहीं मिलता, एक बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म करोड़ों रुपए का कर्जा ले लिया, पोल्ट्री फार्म खोल दिया और वो कोटा पूरा कर दिया। तो ये है, इसमें कुछ वो नहीं है, और ये तो स्कीम चल ही रही है, कोई नई स्कीम नहीं। और सरकार का ये भी दावा है कि 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना से जो इकॉनमी को नुकसान हुआ है उसके लिए हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। आप सहमत है कि जो ये पैकेज दिया गया है, स्टेट्स को दिया गया, जहाँ देश के लिए दिया गया, इससे फ़ायदा होगा और इकॉनमी जो कोरोना के कारण संकट में आई हुई है उससे उभर जाएंगे? ऐसा है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र तो पैसे का कहीं हुआ है, लोन का है। अब आप जाओ बैंक वाले नहीं देते लोन, वो कोई पैकेज थोड़े, ये तो गुप्त दान हो गया, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हरियाणा की बात करते हैं सर, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव है और बहुत ज़्यादा राजनीति गरमाई हुई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि अगर सीएम लड़े वहाँ से मैं लड़ूंगा। आपने भी चैलेंज किया है, लेकिन सीएम ने चैलेंज वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते हैं कि सोनीपत में पहले आपकी हार हुई थी, अब कैसे आप वहाँ पर चुनाव लड़ोगे? आपको लगता है कि उनको आना चाहिए पॉपुलैरिटी देखने? वो अतीत की बात क्यों कर रहे हैं? अतीत हार जीत की बात करते हैं। अब वो तो मैं गिनाने लग जाऊंगा तो इनकी 2 सीट थी, उसे पहुंच गए। ये जीत हार की बात नहीं, सवाल आज की बात है, इनकी परफॉर्मेंस की बात है। इस बात का सवाल ये है कि अगर वो इतने अस्वस्थ हैं कि हमने हरियाणा का बहुत विकास किया है, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमने भी, हमारा भी क्लेम ये है कि हमने भी विकास किया है, तो आ जाए। बड़ौदा के लोग 24 तक इंतजार करेंगे, बड़ौदा के लोगों पे फैसला छोड़ देंगे, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। तो उन्होंने कहा, जाके वही गए थे बड़ौदा में पहले, उन्होंने कहा कि भाई जो इसमें हमारे साझीदार बनना चाहते हैं वो हमारे गठबंधन को वोट दो, नहीं तो दूर रहो। ये कोई भी सुविधा नहीं, कुर्सी पे बैठे हो, ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, ये नहीं है तुमने वोट नहीं दी, तुम्हारा नहीं और मैं मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। बड़ौदा उपचुनाव होगा, उससे हरियाणा की राजनीति को एक संकेत मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी, जो भी जीतते हो। हरियाणा बड़ौदा के चुनाव का नतीजा आते ही इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपने कल बात की कि शैडो कैबिनेट बनाएंगे, कि कांग्रेस चेक करेगी कि जो सरकार चल रही है, जो गलतियां कर रहे हैं, वो पैरेलल उनको आप चेक करेंगे। नहीं, वो हमारे विधायक साथियों को सुझाव था कि भाई हमारे को एक डिपार्टमेंट दे दो, ये करने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए कितनी क्या है, क्या करते हैं, तो अच्छा है वो सब। क्योंकि एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, एक डिपार्टमेंट का अवलोकन करके बताएंगे, फिर इकट्ठे बैठ के वो सरकार की जो कामियाँ जो है उनका लेंगे। कुछ दिन पहले सर मैंने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर बट्टल का इंटरव्यू किया था और उन्होंने बड़ा एक स्पेसिफिकली एक बात कही थी कि कांग्रेस में युवा के साथ साथ जो एक्सपीरियंस चेहरे हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने आपका एग्जाम्पल दिया था कि अगर हरियाणा में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को वक्त पर कमांड मिलती तो आज नतीजे और होते। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, इसके 2 पहलू हैं।
एक हरियाणा से सीमित है वाला आपका, एक वैसे ही। कांग्रेस में इतिहास में सभी मतलब जवान आए हैं भाई, हम पैदाइश जो है राजीव गांधी जी आए जब उसके हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। तो इस वास्ते दोनों, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, तजुर्बे की हर चीज़ की ज़रूरत होती है। युवा शक्ति की भी ज़रूरत होती है और अपने तजुर्बे की भी ज़रूरत होती है। अगर ये फैसला थोड़े दिन पहले और लिया जाते तो नतीजा कुछ और ही होता। तो भट्टल मैडम ये भी कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट देश में किया जा रहा था कि यंगस्टर्स को आगे करके सीनियर्स को दरकिनार किया जा रहा था, वो पूरी तरह फ्लॉप हुआ है। और जो हाईकमांड है उसको देखना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस लीडर है वो पार्टी को और यंगस्टर्स को ग्रूम करें और राजनीति उनको देखनी चाहिए, जो मेन कमांड उनके हाथ में होनी चाहिए। देखो पार्टी में हर की ज़रूरत है, युवाओं की भी ज़रूरत है, तजुर्बेकारों की भी ज़रूरत है, हर किस्म की ज़रूरत है। जब भी पार्टी बनती है तो सबका होना चाहिए, तो समावेश सबका होता है। नहीं, लेकिन हमने देखा हरियाणा में अशोक तंवर थे, पार्टी प्रेसिडेंट रहे और ट्यूनिंग नहीं हो पाती है जो सीनियर और जूनियर्स की। क्या लगता है कि ईगो प्रॉब्लम आती है, वजह क्या मानते हैं? नहीं, वो तो ऐसी बात नहीं होती है, तो एक व्यक्ति के मैं चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी में अगर सही समावेश हो तो अच्छी चल जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। विरोध का मतलब ये अलग अलग विचार हो सकते हैं किसी समस्या का समाधान के लिए, तो सभी को, जवान हो बुजुर्ग हो, सबको होना चाहिए। चौटा साहब, आप पार्टी के सीनियर नेता हैं और क्या आपको एडवाइस दे सकते हैं सेंट्रल लीडरशिप को कि किस तरह से, क्योंकि मैं 2 बार हार हो चुकी है और पार्टी रिवाइव कैसे होगी पूरे देश में, इसके लिए कभी बातचीत होती है पार्टी हाईकमांड से? होती है, पार्टी में चर्चा है इसकी, और ऐसे कई बार हुआ। पार्टी धरातल पे जाके फिर उठी है, तो राजनीति का आवागमन है। प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि अब कोरोना से इकोनॉमी को तो नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसमें आप अपना रोल कैसे देखते हैं? आप सीएम को एडवाइस करते हैं, कभी आपकी बातचीत होती है कि इसको ऐसे टैकल कर सकते हो आप? हुई हमारी बातचीत होती है, जब मीटिंग हुई इनकी, हुई तो वर्चुअल मीटिंग है। हमें इंडिया जैसे शुरू में हमने कहा था भाई आप ये शराब बंद करो, तो उन्होंने डिले किया और उस 5 दिन में पूरा घोटाला हो गया। इकोनॉमिक फासिज्म मत करो, कोई टैक्स लगा दो, डीजल का वैट बढ़ा दो, उससे आमदनी कर लो, उससे कम कर्जा भी ले रहे हैं, आमदनी भी कर रहे हैं, लेकिन राहत किसी को नहीं दे पा रहे किसी भी सेक्टर में। भाई जिसको ज़रूरत है, किसान आज तकलीफ में है, नए तजुर्बे मत करो। जैसे कहते हैं धान मत बो, क्या वो मक्की बोगे, हम MSP देंगे। आज MSP 1750 है, बाजार में मक्की क्या भाव बिक रही है? 800-900। खुली लूट किसान की हो रही है ना, हो रही है। तो ऐसे तजुर्बे नहीं करने चाहिए। जो किसान खुद तजुर्बेकार है और जो उसके हित की बात हो, जो गरीब आदमी है, जो कोई दुकानदार है, किसी नाई की दुकान है, कोई धोबी है, कोई जूते कर रहा है, कोई वो कर रहा है, जो उनको जरूरत है। मैंने कहा था भाई इनको कुछ राहत देना चाहिए। हम सब जो छोटे दुकानदार हैं उनको 3-3 महीने की बिजली के बिल की राहत दे दो, तो उनकी दुकान ही बंद रही। तो ऐसे कोई ना कोई इनको पैकेज देना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं कोई इनके तरफ से कोई इनिशिएटिव है पैकेज देने का। एक आखिरी सवाल, किसकी फेलियर मानते हैं आप? जो प्रवासी मजदूर जो है, हमने देखा पंजाब की सड़कों पर देखे, हरियाणा की सड़कों पर देखे और पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचे हुए, किसका फेलियर मानते हैं इसको? देखिए हरियाणा में तो भूखा मरने नहीं दिया, हरियाणा के लोगों ने तो पूरा वो किया होता है NGO ने। लेकिन ये अच्छा होता, लॉकडाउन से पहले 5-4 दिन का टाइम दिया जाता, अभी जिसको जाना जाओ, रेल लेकर जाते हैं, तो शायद ये स्थिति टल सकती थी। तो बहुत दर्दनाक स्थिति रही, किस तरह से बच्चे गए, किस तरह से देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा। उनका कहना है कि कोरोना संकट में सरकार जो है पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सरकार किसी को डायरेक्ट बेनिफिट देने में नाकामयाब हुई है, लेकिन उन्होंने बात की है कि बड़ौदा जो विधानसभा उपचुनाव है वो
हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करेगा और उनको उम्मीद है कि उनकी पार्टी जो है वो वहां पर अच्छा करेगी और उससे ही पार्टी का रिवाइवल होगा। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ जगदीप संधू, जी मीडिया, चंडीगढ़।